आज हम सबको पढ़ना का चीज़ लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट में दूसरा दिन है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। दूसरा टॉपिक पर है प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता। आज पूरा खत्म कर देंगे। चलो देखते हैं। नजर आता है ना हाँ ताव नीचे करो, ऊपर वाला फिर नजर नहीं आएगा। ऊपर वाला नजर रहा। चलो चलो हम सबको पढ़ना का चाहिए प्राग ऐतिहासिक काल। हम सब का पढ़ना प्राग ऐतिहासिक काल। पहले दूसरा टॉपिक था लूसेंट का। दूसरा टॉपिक का चाहिए प्राग ऐतिहासिक काल। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भाग में प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, फिर अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अर्ध ऐतिहासिक साक्ष्य में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन ओकर पढ़ल नहीं गया है। अर्ध ऐतिहासिक साक्ष्य है जो लिखित मिला है लेकिन पढ़ले नहीं गया है। ऐतिहासिक काल जो लिखित भी मिला है और पढ़ा भी गया है। जैसे में हम सब चल रहे हैं, लिखित भी है और पढ़ल भी जा सकता है। पढ़ल जा रहा है ना। आगे देखते हैं ज्ञानी मानव का ज्ञानी मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम का चाहिए होमो सेपियंस। ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर ज्ञानी मानव का धरती पर प्रवेश 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव का धरती पर प्रवेश कब हुआ था? 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल मानव शिकार पर आधारित था। क्या था उसका जीवन? का पर था शिकार पर आधार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कौन काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कौन काल में हुआ था जी? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कौन काल में हुआ था जी? नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य का अस्थायी जीवन नव पाषाण से हुआ था। मनुष्य अपना स्थायी जीवन व्यतीत कब कर रहा था? नव पाषाण से। अब पहले के जीवन था जो एन्ने उन्ने भटकल चलता था। आज एन्ने तकल होने वो अस्थायी जीवन नहीं है। जब खेती करने लगा तो वो अस्थायी जीवन हो गया ना। तो वो कब से हुआ था? नव पाषाण से हुआ था। कब से हुआ था? अस्थायी जीवन। मनुष्य अस्थायी जीवन नव पाषाण से चालू कर दिया था। मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा प्रथम औजार बनाया जाने वाला कौन था जी? तो कुल्हाड़ी था। प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो अस्तिपक्कम से हुआ था। अस्तिपक्कम से हुआ था। कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? अस्तिपक्कम से। अब देखते हैं अस्तिपक्कम से। अस्तिपक्कम से है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल से हुआ था। कृषि का आविष्कार कौन काल से हुआ था जी? नव पाषाण काल से। कि वह हर अस्थायी जीवन मनुष्य व्यतीत करने लगा था। अस्थायी जीवन कोई भी आदमी कब व्यतीत करे? जब वहाँ पर भोजन दाना सब मिले लगेगा तो वहीं पर रुक जाएगा कि नहीं? तो वहाँ से खेती नव पाषाण काल से चालू हो गया, तब वहाँ पर अस्थायी जीवन बिताने लगा था। अब कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा से। कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा से।
चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना। अधिकांश औजार पत्थर के बनाए गए थे। पहले के जमाने में अधिकांश औजार कौन चीज से बनाया गया था? पहले बड़ा बड़ा पत्थर, उसके बाद उसको काट छाट के कैसू कर करके छोटा पत्थर बनाया गया, फिर नोकीला पत्थर बनाया गया, दम के दम नोकीले से ही तुरंत शिकार किया जा सके। पत्थर का औजार किस लिए बनाया जाता? शिकार करने में। किसमें किया जाता था? शिकार करने में। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहला व्यक्ति थे जो औजार का खोज 1863 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहला व्यक्ति थे जो औजार का खोज 1863 ईस्वी में किए थे। तो पहला व्यक्ति थे जो औजार के खोज किए थे। पूछे सबसे पहला व्यक्ति कौन है जो औजार के खोज किए थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब किए थे? तो 1863 ईस्वी में किए थे। अब देखो, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। भारत के प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव था। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती का नाम क्या था? तो वहां पर तांबा बहुत ज्यादा था। क्या था? तांबा बहुत ज्यादा। ताम्रपाषाण का मतलब ये ना जे ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती का नाम क्या था? तो इनाम गांव। क्या था? इनाम गांव था। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। पूछेगा कि भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो शिवालक की पहाड़ी से। क्या से मिला है? शिवालक की पहाड़ी से मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के लिए शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए। किसके लिए है? शैल चित्र के लिए। मालवा का बर्तन काला तथा लाल था। मालवा का बर्तन काला तथा लाल था। बुर्ज होम का बर्तन कैसा था? धूसर था। बुर्ज होम का बर्तन कैसा था? धूसर। जोखे का बर्तन कैसा था? लाल था। कैसा था? दक्षिण नवपाषाण युग का कैसा था? चमकीला धूसर था। दक्षिण नवपाषाण का कैसा था? चमकीला धूसर था। कैसा था? चमकीला धूसर। इतना ही था इसमें। आगे की ओर हम सब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। इसमें कितना हो गया है? के मिनट का वीडियो बन? 7 मिनट। आगे देखते हैं। आधा घंटा तक लमसम में बनेगा वीडियो, उतना में खत्म हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता में स्टार्टिंग दिया कि रेडियो कार्बन 40 विधि। रेडियो कार्बन 40 विधि उसे कहते हैं जो पुराने दिनों को पता करता है, यानी पुराने वस्तुओं को पता करता है कि वह कितना पुराना है। इसमें दिया गया रेडियो कार्बन 40 विधि द्वारा तिथि को निर्धारण किया जाता है। किसको निर्धारण किया जाता है? तिथि को। रेडियो कार्बन 40 विधि द्वारा ही सिंधु सभ्यता के तिथि को निर्धारण किया गया है। रेडियो कार्बन 40 विधि द्वारा ही सिंधु सभ्यता के तिथि का निर्धारण किया गया है। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी रेडियो कार्बन 40 विधि द्वारा ही सिंधु सभ्यता की तिथि को पता 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता के खोज 1921 में हुआ। सिंधु सभ्यता के खोज कब हुआ है जी? 1921 में। किसने किया है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु सभ्यता के खोज कौन के था? दयाराम साहनी ने। इतना बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कब हुआ था? तो 1921 में। 1921 में। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग के सभ्यता भी कहा जाता है। आगे, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ भी था। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा था? भूमध्य सागरीय और द्रविड़ भी था। भूमध्य सागरीय और द्रविड़ था। यानी सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा था? भूमध्य सागरीय था और द्रविड़ था। ठीक ना, याद रहना चाहिए। सिंधु सभ्यता का पूछा कि विस्तार कहाँ से तक था, ये ना जे तब पूरब में देखेगा। कहाँ देखेगा?
पूरब में देखते हैं हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यह कहाँ है? जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम में देखेंगे तो दास नदी के किनारे स्थित है। फिर सुतकोटदा बलूचिस्तान में है। पश्चिम में देख रहे तो दास नदी के किनारे स्थित है यह सुतकोटदा बलूचिस्तान में है। अब उत्तर में सिंधु सभ्यता का विस्तार चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा पर है। कहाँ है? मांडा। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में देखेंगे गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थे। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए। कहाँ खोजे गए हैं जी? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है जी? मोहनजोदड़ो। उसमें भी अभी देखा ना, हम मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टोला टीला। अब मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है जी? लोथल एवं सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है जी? लोथल एवं सुतकोटदा। आगे देखते हैं कलिबंगन का अर्थ काली चिड़िया होता है। कलिबंगन का अर्थ काली चिड़िया होता है। यहाँ से कलिबंगन से जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंट का साक्ष्य मिला है। यानी कलिबंगन का अर्थ होता है काली चिड़िया, फिर वहाँ से जूते हुए खेत और नक्शा बनाया हुआ ईंटा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? तो कलिबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कलिबंगन से। सबसे बड़ा स्नानागार किसका था? तो मोहनजोदड़ो का। सबसे बड़ा स्नानागार किसका था जी? मोहनजोदड़ो का। अग्निकुंड कहाँ से मिला था? तो लोथल एवं कलिबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से मिला था जी? लोथल एवं कलिबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील यानी पत्थर के सील मिला था। उस पर 3 मुख वाले देवता था। 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ का था। कहा था? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं? शिव भगवान का। किसको बोलते हैं? शिव भगवान का। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी के एक कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी के कांस्य के मूर्ति मिली है। काची मिली है जी? मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर, हड़प्पा का जो मोहर था, मोहर माना जाता है ना जी, तो हड़प्पा के मोहरों पर अधिक मोहर, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंग पशु को मिलता है। एक श्रृंग वाला पशु, एक श्रृंग वाला पशु को मिलता है। और यह आयताकार मोहर में, आयताकार मोहर है तो एक श्रृंग वाला पशु सबसे ज्यादा मिला। लेकिन आयताकार मोहर कैसा रहता है? आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र है। कैसे है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यानी आयताकार मोहर है जिसमें, तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? ऊ में मोहर का चित्र ऊ दिया गया है। लेकिन सिर्फ अगर हड़प्पा सभ्यता का मोहर कहेगा तो एक श्रृंगी पशु, लेकिन वह में आयताकार घुसा देगा तो कैसे होगा? गर्भ से निकलता हुआ पौधा। आगे देखते हैं मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से मिले थे। अब देखो सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा था जी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक। वह दायां से बायां की ओर लिखा जाता है और पेज भर जाने पर यानी पंक्ति भर जाने पर बायां से दायां की ओर लिखा जाता था। पंक्ति भरला के बाद, नहीं तो स्टार्ट का दाएं से बाएं की ओर। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के बनाने के लिए गिर्द पट्टी अपनाते थे। सिंधु सभ्यता
घरों और नगरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ग्रिड पद्धति। कौन सा पद्धति अपनाते थे? ग्रिड पद्धति अपनाते थे। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे, सिंधु सभ्यता के घर के दरवाजे तथा खिड़की सब कन्या की ओर खुलता था, तो सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलता था। कहाँ खुलता था? पिछवाड़े की ओर खुलता था। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था कि वह मुख्य सड़क की ओर खुलता था। कहाँ खुलता था? मुख्य सड़क की ओर खुलता था। क्यों खुलता था? कि लोथल एक समुद्र के किनारे स्थित गुजरात में है और वहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। तो व्यापार से सामान आएगा तो सामान आप पीछे के गली में ले जाकर ढालेगा, तन्नी को पतरा गली दे, और रोड पर आएगा तो तुरंत सामान डाल देगा ना अंदर जी घर में। तो उस चलते उसका दरवाजा कहाँ खुलता था? रोड, मुख्य सड़क पर खुलता था। लेकिन बाकी सब के घर के दरवाजा कहाँ खुलता था? सड़क के पीछे, यानी घर के पीछे खुलता था, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। लेकिन सिर्फ लोथल ही एक ऐसा जगह था जो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। पहले का आदमी, मतलब कि पहले का आदमी कितना साल पुराना है जो इतना समझदार था कि पीछे की ओर खोलता था। आप कह दे कि रोडे पर जमीन लेंगे ना, रोडे पर बनेबे करेंगे। अब आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन था जी? गेहूं तथा जौ था। कौन था? सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे ये? शहद के लिए का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मिट्टी के बने हल का प्रमाण बनमाली से मिले। मिट्टी के बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है जी? बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य वो में था कि भारत में था ना कोल्डिहुआ चावल का साक्ष्य। लेकिन ये सिंधु सभ्यता में कैसे में है? सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ। घोड़े का अस्थि पंजर कहां से मिला? घोड़े का अस्थि पंजर सूत्रकोटदा, कलिबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ। घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला जी? सूत्रकोटदा, कलिबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। तौल के इकाई 16 के अनुपात में था। तौल के इकाई कितने के अनुपात में था? 16 के अनुपात में, यानी 1:16। 1:16, यानी तौल के इकाई कैसा था जी? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाले बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। आगे के मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित, मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उसमें वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख है जिसमें मेहुला शब्द लिखा गया है, वह शब्द सिंधु सभ्यता से ही का ही अभिप्राय है। किसका अभिप्राय है? सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संस्कृति का शासन, हड़प्पा संस्कृति का शासन, कहूँ ना कहूँ तो शासन चलेगा ना जी कोई के ना कोई क्या। तो हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथ में था जी? वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जुड़वा राजधानी बताया था। पिगट एक आदमी है जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया था। अब पूछेगा जुड़वा राजधानी कौन है? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी कौन बताया था? तो पिगट ने बताया था। कौन बताया था? पिगट ने बताया था। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर, सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। पूजा किया करता था। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से वृक्ष एवं शिव पूजा का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता से वृक्ष एवं शिव के
पूजा का साक्ष्य मिला है। क्या चीज मिला है? आप स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता का देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है जो किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह का मतलब होता है सूर्य उपासना का अनुमान लगाया। स्वास्तिक चिन्ह से अनुमान लगाया कि वहाँ के लोग सूर्य उपासना करते थे, यानी सूर्य को उपासना लगाते थे। जल सब देख के खाना खाता है, सर खाता नहीं यहाँ गया, तो उसी को अनुमान लगा। सिंधु सभ्यता के नगरों में मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर का अवशेष नहीं मिले, लेकिन पूजा करते थे। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में किसका उपासना सबसे प्रचलित था? ये मातृ देवी का। किसका था? मातृ देवी। सिंधु सभ्यता में कुबर वाला सांड है। सिंधु सभ्यता में कुबर वाला सांड विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में कुबर वाला सांड कैसे विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता का लोग मातृ सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का लोग कैसा था आदमी जी? तब मातृ यानी माता को वहां पर ज्यादा माना जाता था। कैसे माना जाता है? माता को ज्यादा, यानी मातृ सत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, ये सब सिंधु सभ्यता मनोरंजन के लिए करते थे। सिंधु सभ्यता मनोरंजन के लिए मछली पकड़ता था, शिकार करता था, फिर पशु पक्षी को आपस में लड़ाता था, फिर चौपड़ पासा ये सब खेलता था। आज सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए बर्तन, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और गाड़ने दोनों ही प्रचलित थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रचलित था। हड़प्पा में था शवों को, हड़प्पा में क्या था? शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। अब तक लोथल एवं कलिबंगन ऐसा जगह था जो युग्म समाधियाँ थी। क्या था? युग्म समाधि। वहाँ जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था। जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। कहाँ था? लोथल एवं कलिबंगन। आप देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग को विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण का चीज है? बाढ़। ऐसे बहुत सारा माना गया है। जंगल में आग लग गया होगा, बाहरी आक्रमण हो गया होगा, ये सब आर्यों का आक्रमण कर दिया गया होगा तो वह खत्म हो गए होंगे। बहुत सारा कारण था, लेकिन मुख्य कारण का था कि बाढ़ था। वह नदी के किनारे स्थित है, वो चलते वहाँ पर बाढ़ आ गया होगा, समाप्त हो गया होगा। अब देखते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं जी? टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ है? 22 ईस्वी में। लेकिन सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का खोज कब किया था? दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत्यु का टीला, लेकिन मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। इसमें यही था, लेकिन कुछ बॉक्स बना के दिया गया है। क्या दिया गया है? बॉक्स बनाकर। तो उसको 2-4 गो मेन था, लेकिन यह में मेन था जो खत्म हो गया। लेकिन बक्सा वाला भी कोई अपना ईस्वी याद करना चाहेगा तो उसमें से याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चैप्टर अगर कोई के भी PDF चाहिए, तो यानी PDF तो नहीं है, फोटो खींच के चाहिए, तो मोबाइल पर अपना क्या कर सकता है? मोबाइल पर अपना मैसेज कर सकता है कि हमें सिंधु सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, ये सब ऋग वैदिक काल, ये सब का
पीडीएफ का फोटो चाहिए तो उसे पीडीएफ का फोटो व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, बस मैसेज करेगा तो उसे मिल जाएगा। मोबाइल नंबर कितना पर आना चाहिए मैसेज? मोबाइल नंबर 87 है 89 85 0 2 3 4। इतना पर कोई भी मैसेज करेगा व्हाट्सएप पर तो उसे फ़ोटो खींचकर भेज दिया जाएगा। और नहीं तो बुक में दिया गया है उसे अपना शॉर्ट कर करके उतार सकता है, यानी मतलब वीडियो को पॉज कर करके उसको लिखने का इच्छा हो तो लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर सिंधु सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल इतना ही था, खत्म हो गया। दूसरा दिन था, आगे की ओर अगला क्लास में मिलेंगे। चलो देखते हैं, चलो बंद कर दो।